आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो नमस्कार, 25 जुलाई मंगलवार है आज। रोज की तरह आ गया हूं मैं नितिन ठाकुर लेकर इवनिंग न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। संसद में मॉनसून सत्र का हंगामा चौथे दिन भी जारी रहा। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के निलंबन से लेकर बीजेपी के इंडिया अलायंस पर हमले तक गर्मा गर्मी खूब बनी रही। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं। चर्चा तो करो ताकि हम भी तो कहें, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। यहीं से आज शुरू करेंगे दिन भर। फिर गीतिका आत्महत्या केस के 12 साल पुराने मामले में हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा आज बरी हो गए। ये मामला क्या था और 12 साल क्यों लग गए इस फैसले में, किस आधार पर बरी हुए कांडा, ये सारी बातें जानेंगे। मणिपुर के बाद हिंसा की खबरें अब मेघालय से आ रही हैं, लेकिन वजह थोड़ी सी अलग है। सीएम के घर पर हमला तक हुआ है। पूरी खबर को समझेंगे नॉर्थ ईस्ट के अपने रिपोर्टर से। और इजरायल में लोग फिर से सड़कों पर हैं, जबकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू मुश्किलों में। इसके बाद सुनेंगे भौंचा खबर, जहां चोरों ने कुछ ऐसा कर दिया कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मगर पहले 60 सेकेंड्स हेडलाइंस सूरज कुमार से। शुक्रिया नितिन। अमित शाह का खड़गे को पत्र, लिखा सरकार मणिपुर पर चर्चा को तैयार। दिल्ली में बीजेपी का आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, केजरीवाल के इस्तीफे की मांग, विकास परियोजनाओं का पैसा निजी कामों में इस्तेमाल करने का आरोप। अवार्ड वापसी पर लगाम लगाने की तैयारी, पार्लियामेंट्री कमेटी बोली पुरस्कार पाने वाले कैंडिडेट ले शपथ, नहीं लौटाएंगे अवार्ड। हिंडन नदी में जलस्तर बढ़ने से नोएडा में परेशानी, इको टेक इलाके में सैकड़ों वाहन डूबे। मणिपुर में 83 दिन बाद इंटरनेट बहाली के आदेश, शर्तों के साथ मिलेगी ब्रॉडबैंड सर्विस। मेघालय सीएम ऑफिस पर हमले के 18 आरोपी गिरफ्तार, 2 बीजेपी महिला नेता भी शामिल। और चीन के विदेश मंत्री क्विन गेंग को पद से हटाया गया, 25 जून से हैं लापता। यह है दिन भर, मैं हूं नितिन ठाकुर। देश में संसद की इमारत बदल गई है, लेकिन हंगामे शोर शराबे की तस्वीर वही पुरानी है। 20 जुलाई को शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन था। मणिपुर, मेघालय और इंडिया अलायंस के नाम पर सरकार और विपक्ष में तलवारें खूब चली। सुबह सुबह बीजेपी की पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के नए अलायंस के इंडिया नाम पर तंज कसा। कहा कि नाम में इंडिया लगा लेना कोई देशभक्ति का पैमाना नहीं। इंडियन मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी और पीएफआई के नाम में भी इंडिया है। बाद में प्रधानमंत्री के इसी बयान को दोहराते हुए बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद मीडिया से मुखातिब हुए। 24 में भी हम ही आने वाले हैं। दुनिया भी यही जानती है, देश भी यही जानता है, विपक्ष भी ये समझता है। वो मान चुके हैं कि उन्हें सत्ता में नहीं आना। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं। चर्चा तो करो ताकि हम भी तो कहें, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। इसके बाद रिएक्शंस का दूसरा दौर शुरू हुआ। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने इस बयान पर क्या कहा, वो सुनिए। इन्हें इंडिया शब्द से भी परहेज है। मैं इन्हें कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया में भी इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी इंडिया है। मेकअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, खेलो इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, ये सारे शब्दावली देने वाले आज इंडिया नाम से नफरत करने लगे हैं। ये इनका डर है कि कहीं ये इंडिया ग्रुप मजबूती से अपनी आवाज ना उठाए। संसद में हंगामे की आज एक और वजह थी, और वो थी आप सांसद संजय सिंह का निलंबन। विपक्ष ने इसे लेकर कई बैठकें की हैं। इंटरेस्टिंग यह है कि 21 बिल इस बार संसद के इस सत्र में पेश होने हैं, और 4 दिन बाद भी स्थगन और हंगामे के अलावा किसी बिल पर कोई चर्चा हुई हो, ऐसी सूरत तो बनी नहीं। 12 अगस्त तक ये सत्र चलेगा। हमने आज की हलचलों पर विस्तार से बात की इंडिया टुडे मैगजीन में सीनियर जर्नलिस्ट अनिलेश एस महाजन से। अनिलेश जी, सबसे पहला सवाल तो प्रधानमंत्री के बयान पर है। इंडिया अलायंस को लेकर उन्होंने कहा कि इंडियन मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब में भी इंडिया था, तो इससे रिलेट किया। मेरा सवाल परसेप्शन पर है। विपक्ष ने भी इसी तरह से इस नाम का इस्तेमाल किया है इंडिया का। तो अब प्रधानमंत्री का जो बयान आया है, कोई संभावना है कि इस परसेप्शन को वो काटेगा? देखिए, ये पहले दिन से ही थोड़ा मुश्किल काम लगता था, और ऑल्दो ऑपोजिशन पार्टीज ने इसको इंडिया एब्रिवेट करके कोशिश करी थी,
नैरेटिव बनाने के लिए। बट आप मतलब एक पॉलिटिकल पार्टीज तो बहुत सारी हैं इंडिया में जिसमें जो अपने नाम के साथ इंडिया लगाती हैं और उससे अपने नाम से वो नैरेटिव सेट कर पाए, ये मतलब लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं रहता है। उसके बाद जो है लोग लोकल कैंडिडेट्स को देखते हैं, इश्यूज को देखते हैं, जो वो इश्यूज को उठाते हैं उन इश्यूज के बारे में देखते हैं। तो ये तो बड़ा ही इमेच्योर पॉलिटिकल डिसीजन था कि इससे वो लॉन्ग टर्म कोई अगर पॉलिटिकल नैरेटिव बिठा सके, ऐसा पॉसिबिलिटी पहले भी नहीं लगती थी। और आज प्राइम मिनिस्टर ने अगर जिस तरीके से बात करी है उससे अपने जो काडर में जो दो मन चल रहे थे तो वो उसमें क्लैरिटी लाने के लिए उन्होंने किया है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने नाम के आगे पीएफआई का नाम लिया और संगठनों का नाम लिया, इवन इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम लिया, कि ये सब ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इंडिया नाम यूज करती हैं, इंडियन मुजाहिदीन का नाम लिया। इससे ही नेशनलिज्म उनका कोई जो है वो सिद्ध नहीं होता है। जो नेशनलिज्म है दैट इज वेरी सैक्रोसेंट और वो कंडक्ट से और प्रिंसिपल से और प्रोग्राम से होता है। तो वो प्राइम मिनिस्टर ने क्लैरिफाई किया अपने काडर में ये क्लैरिटी लाने के लिए। अच्छा, संजय सिंह का पूरे सत्र के लिए निलंबन क्या बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा या फिर ये सुलझ जाएगा, क्योंकि शायद सरकार विपक्ष से इसे सुलझाने की कोशिश तो कर रही है? देखिए, ये अब ऑपोजिशन ने जो रूलिंग कॉम्बिनेशन है उसके हाथ में एक लीवर दे दिया है और बहुत जब भी कोई पार्लियामेंट्री सेशन होता है तो उसमें नेगोशिएशंस होती हैं कि कुछ जगह जो है ऑपोजिशन कंसीड करती है, कुछ रूलिंग पार्टी कंसीड करती है। तो ये संजय सिंह के बिहेवियर के कारण एक लीवर जो है रूलिंग पार्टी के हाथ में आ गया है कि जैसे मणिपुर पे जो भारत सरकार है वो डिस्कशन करवाना चाहती है, वहाँ पे इशू जो फंसा हुआ है कि कौन से रूल के अंडर डिस्कशन करनी है, और 21 के करीब जो बिल्स हैं और उसमें काफी कंटेंशियस बिल्स हैं, उन बिल्स को पास करवाना है, टेबल करवाना है। तो अननेसेसरीली एक जो लीवर है वो रूलिंग पार्टी को दे दिया है ऑपोजिशन ने, और अब उसके ऊपर नेगोशिएशन चल रही हैं कि कितने आदान प्रदान के बाद जो है संजय सिंह का जो है निलंबन जो है उसको अपने। जी अनिलेश, आप एक अरसे से देश की राजनीति देख रहे हैं तो मुद्दे तो हर बार होते हैं, लेकिन क्या इस बार ऐसा नहीं लगता कि मणिपुर समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष के पास बहुत कुछ है करने के लिए? तो ये 9 साल हो गए एनडीए को, कोई ऐसा सत्र नहीं गया जिसमें ये ना लगे कि जो एनडीए है उसके पास जो बिल्स ला रहे हैं या करेक्शंस ला रहे हैं, अमेंडमेंट्स ला रहे हैं या और जो वहाँ पे गतिविधियां हो रही हैं, तो उसमें कहीं पे भी एग्रेसिवली खेले। पर जिस तरीके से कंडक्ट होता है सेशंस का, वो कंडक्ट में एनडीए अपना काम करवाने सक्सेसफुल रहती है। हार्डली कोई सेशन है जो वॉश आउट हुआ है जिसमें कोई बिजनेस जो है वो नहीं हुआ हो। तो ये एक पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स है पिछले 9 साल का, कि जिसमें ऑपोजिशन के हाथ में हमें लगता है कि बड़े इश्यूज हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे जो है पार्लियामेंट का काम डिबेट और डिस्कशन और फिर पैसेजेस ऑफ द बिल्स है। तो वो जो है बीजेपी जो अपना चाहती है कि बिल्स क्लियर करवाना, वो करवा लेती है और नंबर गेम उनके साथ है, तो इसलिए उनके पास बैकफुट पे जाने की कोई वजह है नहीं। और रही बात मणिपुर के ऊपर, मणिपुर में होम मिनिस्टर ने, डिफेंस मिनिस्टर ने और पीयूष गोयल जो लीडर ऑफ द हाउस हैं अपर हाउस में, उन्होंने तीनों ने ये बयान दिया है कि गवर्नमेंट इज रेडी फॉर डिस्कशन। जो डिस्कशन है ऑपोजिशन और रूलिंग कॉम्बिनेशन में, वो किस रूल के तहत डिस्कशन हो और प्राइम मिनिस्टर उसमें इंटरवीन करेंगे या बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, इन 2 चीजों पे हो रही है। जी, एक सवाल और है, मुझे आपका जवाब सुनते हुए जहन में आया। एक बिल है जम्मू कश्मीर पर जो सरकार इस बार लाने वाली है, नाम है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल। इस बिल में क्या है, इससे क्या बदलेगा, विरोध भी है इसे लेकर? इसमें अमेंडमेंट करी जा रही है बिल, ये जो लॉ है उसमें, कि 2 सीटें जो है कश्मीरी पंडितों के लिए और 1 सीट जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में से जो रेफ्यूजी आए हैं, उन रेफ्यूजी के परिवारों से अगर कोई कंटेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए रिजर्व है। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये और पीडीपी जो है और बाकी जो छोटे छोटे दल है वो कश्मीर में राजनीति करते हैं, और कश्मीर में जो जगह हम सबको मालूम है कि 1979 के बाद
पंडितों का और हिंदुओं का वहां से उनका एक्सोडस हुआ था, तो उसके बाद वहाँ हिंदू पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन है नहीं। और जो JNK का सीट बैलेंस बैठता है वो जम्मू और कश्मीर का है, और जम्मू जो है क्योंकि हिंदू बहुतायत है तो वहां से ज्यादा लोग जो जीत कर आते हैं वो हिंदू आते हैं। तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP जैसे संगठनों को ये लगता है कि अगर ये 2 सीटें कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए और एक जो सीट है वो POK से आए हुए रेफ्यूजीज के परिवारों के लिए चलेगी, तो ये तीनों सीटों पे भी हिंदू आएंगे। और जो बैलेंस है, जहाँ पे बैलेंस के कारण जो है हमेशा ज्यादातर जो देखा गया है कि वो कश्मीर से चीफ मिनिस्टर बनता आया है और मुस्लिम बनता आया है, वो ट्रेंड जो है वो बकल किया जा सकता है इन एक्स्ट्रा सीट्स के कारण। तो इसके कारण से जो है वो विरोध कर रही है पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश। मेरे खिलाफ एक भी कोई एविडेंस, कोई कुछ नहीं था। ये सिर्फ बनाया गया था, और ये किस सोच से क्यों बनाया गया था ये कोर्ट ने आज ये सब कुछ आपके सामने, आप कोर्ट ऑर्डर पढ़ेंगे आपके। ये आवाज थी गोपाल कांडा की, जो हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री हैं। इन पर चल रहे आज 12 साल पुराने मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। एयर होस्टेस गीतिका शर्मा सुसाइड केस में वो बरी हो गए। गोपाल कांडा की एयरलाइंस कंपनी MDLR में काम करने वाली गीतिका ने 5 अगस्त 2012 को अपने घर में सुसाइड कर लिया था। इस सुसाइड का जिम्मेदार गीतिका ने पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा और उनकी कंपनी में सीनियर मैनेजर रही अरुणा चड्ढा को ठहराया था। सुसाइड नोट में गीतिका ने लिखा था कि गोपाल कांडा ने उन्हें हैरेस किया है, जिसके बाद उन्होंने सुसाइड का कदम उठाया। करीब 6 महीने बाद गीतिका की मां अनुराधा शर्मा ने भी आत्महत्या कर ली थी। 2012 में गोपाल कांडा इस केस में 18 महीनों तक जेल में रहे। फिर मार्च 2014 में उनको जमानत मिल गई। तो ये समझने के लिए कि 12 साल से चले आ रहे इस केस के उतार चढ़ाव क्या हैं, क्या टर्निंग पॉइंट्स थे, हमने बात की कोर्ट की हलचल पर नजर रखने वाली आज तक रेडियो रिपोर्टर अनीशा माथुर से। देखिए, ये केस जो है 2012 में जिस समय गीतिका शर्मा का सुसाइड का मामला सामने आया था, उस समय काफी पॉलिटिकल हंगामा भी हुआ था, काफी सवाल खड़े हुए थे, क्योंकि उस समय गोपाल कांडा जो है वो हरियाणा के मिनिस्टर स्टेट फॉर होम थे। वो उस समय एक हफ्ते से 5 अगस्त को गीतिका शर्मा का सुसाइड हुआ। उसका सुसाइड नोट लगभग उसी समय पुलिस को मिल भी गया, लेकिन गोपाल कांडा जो है 1 हफ्ते तक फरार रहे 12 अगस्त। और इतने सालों में हमने ये देखा कि पहले 2013 की मई में एक, यानी कि इन सुसाइड के 1 साल बाद जब आरोप तय हुए, यानी कि चार्जेस फ्रेम हुए, तब जो पुलिस ने चार्जशीट में इतने सारे और भी आरोप लगाए थे, जिसमें रेप, अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस, फोर्स्ड अबॉर्शन वगैरह भी शामिल थे। अगस्त 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट गोपाल कांडा ने ये सभी आरोप अपने ऊपर से हटवा लिए थे, यानी कि चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए थे। गोपाल कांडा के ऊपर केवल अबेटमेंट ऑफ सुसाइड और डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, यानी कि सबूत मिटाने का आरोप रहा। 16-17 में जब MP MLAs की 2019 में नई कोर्ट बनी, तब जाकर 2019 से लेकर 2023 तक में इस केस में सुनवाई हुई, ट्रायल हुआ, सारे जो सबूत हैं, सारे जो गवाह हैं, उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ। याद रखिएगा, गीतिका शर्मा की लगभग 6 महीने बाद उनकी माता जी जो थी, उन्होंने भी अपनी जान ले ली थी, अपने प्राण ले लिए थे। और उन्होंने भी जब सुसाइड किया था, तब उनके भाई और पिता जो हैं गीतिका के, उन्होंने यही कहा था कि गीतिका की मृत्यु के सदमे से वो नहीं उबर पाई थी। अब इस केस के ऊपर वापस आते हैं अगर, तो इसमें जो है काफी सवाल उठे थे गीतिका शर्मा की पोजीशन पर, गीतिका शर्मा और गोपाल कांडा के रिश्ते पर, क्योंकि जिस समय उनकी डेथ हुई, गीतिका महज 23 साल की थी और 18 साल की उम्र से MDLR एयरलाइन जो है, जिसमें जो गोपाल कांडा की एयरलाइन है, उसमें काम कर रही थी। सिर्फ 12वीं पास थी। तो काफी ये सवाल उठे थे कि गीतिका शर्मा के परिवार की तरफ से आरोप ये लगा था कि वो बहुत सुंदर थी, वो बहुत यंग थी। तो गोपाल कांडा जो है उसको लगातार हैरेस कर रहा था, उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था, और लगातार वो जब नौकरी छोड़ के जाने की कोशिश भी कर रही थी, तब भी उसको नौकरी छोड़कर जाने नहीं दिया था, वापस उसको बार बार तंग करके बुला लिया था। हालांकि ये सभी आरोप जो हैं अब
आज की जजमेंट अगर देखें तो 190 लगभग पेजों की जजमेंट में स्पेशल एमपी एमएलए जज विकास धुल ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। अनीशा, आज दिल्ली हाई कोर्ट ने गोपाल कांडा को बरी कर दिया, तो आधार क्या रहे? देखिए, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड जो है, किसी को सुसाइड करने के लिए मजबूर करने की जो आरोप है उसको प्रूव करना आसान नहीं होता। इसीलिए कोर्ट ने ये देखा कि गोपाल कांडा से आखिरी बारी बात कब हुई थी गीतिका शर्मा की, किस तरह से उनकी रिलेशनशिप रही थी, किस तरह से वो उनका उठना बैठना क्या था, किस तरह के मैसेजेस आए, या उन्होंने अपनी जो सुसाइड नोट में लिखा भी कि गोपाल कांडा और अरुणा चड्ढा ने मुझे इतना तंग किया है कि मैं इतना परेशान किया है कि मेरे पास और कोई चारा नहीं है। गीतिका शर्मा ने अपने नोट में ये भी लिखा कि इन दोनों ने मुझे धोखा दिया है और मेरे परिवार को भी इन लोगों ने थ्रेटन किया है और इसलिए मैं सुसाइड कर रही हूँ। हालांकि कोर्ट ने ये कहा कि इस नोट में उन्होंने ये तो लिखा है कि उनको तंग किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये पता चले कि कैसे तंग किया, किसने तंग किया, क्या करा गया ऐसा उस लड़की के साथ कि उसके पास अपनी जान लेने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। तो कोर्ट ने ये कहा है कि जिस तरह की रिलेशनशिप उन लोगों की कुछ सालों तक रही, उसको देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि गोपाल कांडा या अरुणा चड्ढा ने गीतिका शर्मा को इतना परेशान किया कि उसके पास सुसाइड के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, और इसीलिए कोर्ट ने आज उन दोनों को बरी कर दिया है। जी, हाईकोर्ट के इस फैसले पर गीतिका शर्मा के परिवार की क्या प्रतिक्रिया आई हैं और अब आगे क्या ऑप्शंस हैं? शर्मा के परिवार ने अभी पूरी तरह से बैठकर मीडिया से बातचीत नहीं की है। गीतिका के भाई अंकित शर्मा ने आज तक से ये कहा कि वो अभी काफी डिस्टर्ब हैं, काफी आहत हैं इस फैसले से, और वो कुछ घंटों तक उसको इस बारे में सोच कर कि उन्हें क्या अगला कदम लेना है वो अगला कदम लेंगे। हालांकि उन्होंने यही कहा है कि जितने भी कानूनी कदम उनके सामने हैं या उनके लिए पॉसिबिलिटी है वो उस पर जरूर कदम लेंगे। इसका मतलब ये है कि हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि गीतिका शर्मा का परिवार जो है वो इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल करने की कोशिश जरूर करेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया निशा। और जिस समय केस सामने आया था उस वक्त गोपाल कांडा सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में गृह राज्य मंत्री थे। सुसाइड केस में नाम आने के बाद उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था। फिलहाल कांडा बीजेपी जेजेपी की सरकार को अपना समर्थन दे रहे हैं और गोपाल कांडा की पार्टी हरियाणा लोकहित पार्टी भी एनडीए में शामिल है। देश के किसी आम नागरिक ने जब भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखा, उन्हें दिखी वहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांति। लेकिन एक नया साल शुरू हुआ और इस साल हमने नॉर्थ ईस्ट की ग्राउंड रियलिटी को थोड़ा और करीब से देखा। मणिपुर राज्य में हिंसा भड़के 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है। अब हिंसा की खबर मणिपुर के पड़ोसी राज्य मेघालय से आ रही है। कल मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के तुरा स्थित ऑफिस पर एक भीड़ ने पथराव कर दिया। इस घटना में 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। तुरा जो है वो मेघालय की पश्चिमी गारो हिल्स में स्थित है, वो एक शहर है छोटा। तो गारो हिल्स में बेस्ड एक सोसाइटी ग्रुप चाहता है कि इस शहर को मेघालय की शीतकालीन राजधानी बना दिया जाए। इस मांग को लेकर पिछले 14 दिनों से कुछ लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं। भूख हड़ताल के बाद सीएम कोनराड संगमा आंदोलनकारियों से अपने ऑफिस में बैठक ही कर रहे थे जब ये पथराव हो गया। तुरा को विंटर स्टेट कौन बनवाना चाहता है तो क्यों चाहता है? हमने पूछा आज तक रेडियो रिपोर्टर सारस्वत कश्यप से, जो नॉर्थ ईस्ट की खबरों को कवर करते हैं। देखिए, पहले हम लोग को ना होगा वहाँ का जो गारो लोग का एक जो बॉडी है आचिक बोल के, वो लोग काफी दिन से ये मांग कर रहे हैं कि तुरा को विंटर कैपिटल बनाने के लिए। इसके ऊपर से भी उन्होंने 14 डेज का हंगर स्ट्राइक किया है। और जो आचिक है एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जो मोस्टली जो गारो कम्युनिटी है वहाँ से वो लोग बिलोंग करते हैं। क्योंकि शिलोंग एक जो मेघालय का कैपिटल है, पर मोस्टली क्योंकि सीएम अभी तक जितना भी चीफ मिनिस्टर हुआ है मेघालय के लिए, और जो गारो हिल्स है उस जगह से काफी सीएम वहाँ से बिलोंग करते हैं। सरस्वत, इस मांग की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बताइए, या अभी हाल में ही मांग उठी है, नई मांग है? देखिए, पहले जब गवर्नमेंट था, पहले का गवर्नमेंट में भी ये मांग आया था, पर उस गवर्नमेंट में कुछ नहीं हो पाया है अभी तक। पर रिसेंटली ये 2 महीने से ये चल रहा है कि जो लोकल बॉडीज है, मोस्टली द गारो बॉडीज,
वो लोग मांग कर रहे हैं ये विंटर कैपिटल बनाने के लिए। काफी ये डिस्कशन भी हुआ था स्टेट असेंबली में इसके ऊपर। सीएम सांगमा ने भी काफी डिस्कशन किया था, काफी कम्युनिटी के साथ बैठ के भी ये डिस्कशन हुआ था। पर अभी तक क्योंकि असेंबली में अभी तक ये बात जो एमएलए से उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, असेंबली में ये बात पास नहीं हुआ है, इसलिए जो ट्राइबल बॉडीज है, जो कम्युनिटी गारो कम्युनिटीज का जितना भी जो बॉडीज है, वो लोग अभी तक ये हंगर स्ट्राइक और उनका जो मांग है वो लोग पीसफुल सिट इन प्रोटेस्ट, काफी पीसफुल सिट इन प्रोटेस्ट भी हुआ है 1-2-3 महीने में। शिलोंग में भी हुआ था, गारो हिल्स में भी हुआ था, जो सेक्रेटरीट है, मेघालय सेक्रेटरीट है, उसका सामने भी हुआ था। पर रिसेंटली कल जो बात निकल के आया था, क्योंकि 5 बॉडीज के साथ उनका मीटिंग चल रहा था, उन्होंने सीएम ने एग्री किया था कि उन लोग के साथ बैठ के ये बातचीत करने के लिए। और एक बात भी हम लोग बता सकते हैं, क्योंकि सीएम ने कल बोला था कि आने वाले अगस्त जो 8 तारीख और 9 तारीख में एक शिलोंग में एक काफी जितना भी स्टेक होल्डर्स है, जितना भी मिनिस्ट्रियल जो मिनिस्टर्स है, जितना भी डिपार्टमेंट का मिनिस्टर्स है, उन लोग के साथ एक डिस्कशन होने वाला था आने वाले 8 और 9 अगस्त के लिए। अच्छा, मेघालय सरकार के लिए इसको मानना पॉलिटिकली कितना पॉसिबल है सारस्वत? और तुरा को अगर विंटर स्टेट बना भी दिया जाए तो लोगों को क्या फायदा होगा? पहले हम लोग को देखना होगा इन केस ऑफ डेवलपमेंट मेघालय कैसा है। इन केस ऑफ डेवलपमेंट मेघालय सिर्फ क्योंकि शिलोंग मेघालय का कैपिटल है, मोस्टली जो मेन सिटीज है सिर्फ शिलोंग एंड गारो हिल्स है। जो मतलब डेवलप वाइज में जो सिटीज है सिर्फ टूरा एंड शिलोंग है। एंड शिलोंग क्योंकि एक स्टेट कैपिटल है, वहाँ पे काफी डेवलपमेंट हो रहा है। एक न्यू शिलोंग का प्रपोजल भी एक्सेप्ट हुआ है, न्यू शिलोंग का प्रपोजल के लिए भी काम आगे जा रहा है। पर जो टूरा है, क्योंकि सीएम भी टूरा से है और काफी जो पहले भी जो सीएम थे वो भी मुकुल संगमा वो भी टूरा से थे, वो गारो हिल से थे। ये मांग पहले से भी चल रहा था और अभी भी चल रहा है। और क्योंकि ये मेन इशू है डेवलपमेंट के लिए, वो लोग सोचते हैं कि एक विंटर कैपिटल अगर टूरा को बना दिया गया है, अगर फ्यूचर में ऐसा हो जाता है तो काफी डेवलपमेंट टूरा के लिए हो सकते हैं। और सिर्फ टूरा के लिए नहीं, एक गारो हिल्स के लिए इन केस ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि शिलोंग एक एजुकेशनल हब भी निकल के आया है। एक जो टूरिज्म मोस्टली मेघालय वो लोग डिपेंड करते हैं टूरिज्म के लिए, जो टूरिज्म सेक्टर है उनका जो मेन हब है शिलोंग है। पर ऐसा भी कहीं अच्छा जगह है गारो हिल्स में वो लैक कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक सिटी नहीं है उन लोग को, जो टूरिस्ट है उन लोग को होस्ट करने के लिए। इसलिए उनका मांग ये है कि अगर उनको विंटर कैपिटल बना दिया गया है, टूरा को अगर फ्यूचर में बना देते हैं तो उसके लिए काफी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि फिलहाल ही मतलब एक स्टेडियम जो मुकुल कोनराड संगमा ने इनॉग्रेट किया था उनके पिताजी के ऊपर, उसके ऊपर भी एक काफी इन्फ्लुएंशियल, मतलब क्योंकि शिलोंग जो मेघालय फुटबॉल के लिए काफी जाना माना जा सकता है, वो स्टेडियम होने के बाद काफी जो बाहर का पार्टिसिपेंट्स आते रहते हैं। और ये लोग इसलिए मांग कर रहे हैं क्योंकि शिलोंग काफी डेवलप हो गया है पहले से ही, और एक टूरा काफी लैक कर रहे हैं। अगर विंटर कैपिटल बना दे जाते हैं तो इन केस ऑफ डेवलपमेंट अच्छा होगा। इन केस ऑफ पॉलिटिकल अगर आप देखते हैं, क्योंकि पॉलिटिकली क्योंकि खुद सीएम टूरा से बिलोंग करते हैं, गारो हिल से बिलोंग करते हैं, जो वहाँ का आदमी लोग है वो लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने सीएम को इलेक्ट किया है, उनको पावर में सपोर्ट करके लेके आया है, अगर उन लोग का मांग नहीं रखते हैं तो ये जो चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय है कोनराड संगमा जी, उनके लिए काफी ड्रॉबैक हो सकता है। और जो गारो एमएलए है उन लोग भी ये बात सपोर्ट करते हैं कि सिर्फ जो टूरा के लिए भी एक डेवलपमेंट वाइज एंड पॉलिटिकली काफी अच्छा बात निकल के आ सकता है। जी, बहुत शुक्रिया सारस्वत आपका। वहीं मणिपुर से खबर आ रही है कि सरकार ने कुछ इलाकों में आज इंटरनेट फिर से बहाल कर दिया है और ब्रॉडबैंड सर्विसेज वापस शुरू हो गई हैं। हालांकि मोबाइल इंटरनेट पर तो बैन अभी जारी है। अब इजराइल की खोज खबर लेते हैं, जहां कल संसद ने एक अहम फैसला लिया और उसके बाद लोग सड़कों पर आ गए। ये बिल था जुडिशियल ओवरहॉल का, जिसे लेकर देश भर में 29 हफ्तों से प्रदर्शन चल रहे थे। प्रदर्शनों के बावजूद कल जब ये बिल पास हो गया तो फिर विरोध और भड़क गया।
इजरायल के तेल अवीव की सड़कों को अलग अलग संगठनों से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया। उनका कहना है कि इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन की तरह हो गए हैं। इस बार अगर सरकार ने इसे वापस नहीं लिया तो ये प्रदर्शन और बड़े होंगे। इजरायल की मेडिकल एसोसिएशन ने भी 24 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया है। तो ये जानने के लिए कि जुडिशियल ओवरहॉल बिल के पास होने पर ये जो हिंसा भड़क गई है, प्रदर्शन हो रहे हैं, ये बिल क्या है और बिल के अलावा कौन से कारण हैं ये विरोध प्रदर्शन होने के, इस पर हमने बात की जेएनयू के एसोसिएट प्रोफेसर और विदेशी मामलों के जानकार राजन कुमार से। देखिए, नेतन्याहू की जो सरकार है, नेतन्याहू को वहाँ पे बीबी नाम से भी जाना जाता है, BIB एक नाम से जाना जाता है पॉपुलरली। तो जो बीबी की सरकार है वो वहाँ की डेमोक्रेसी के लिए खतरा है और वहाँ का जो एक संतुलन वहाँ पे बना हुआ था काफी दिनों से, उसके लिए भी खतरा है। लोगों की संभावना यह बताई जा रही है कि वहाँ पे फिर से थर्ड इंतिफादा बोलते हैं, INTIFADA, जिसको अरबिक टर्म है, जिसका मतलब अपराइजिंग के बारे में बोला जाता है। तो जिस ढंग से 1980s में या फिर बाद में जो दूसरे हुए थे, तो यह भी बताया जा रहा है कि तीसरा इंतिफादा की संभावना वहाँ पे बनती जा रही है। और वो हो यह रहा है वहाँ पे कि जो वहाँ पे सरकार नेतन्याहू की, इनको बहुत ज्यादा पॉपुलर सपोर्ट उस ढंग से अभी नहीं है। हालांकि उनकी सरकार है, सपोर्ट दूसरे लोगों का है उसमें। वो चाहते हैं, उन पे बहुत सारे चार्जेस लगे हुए हैं, करप्शन के, ब्राइबरी के और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के चार्जेस लगे हुए हैं। और चांस यह है कि सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे उनको सजा भी दे सकती है। तो वैसे में कोशिश यह हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जो पावर्स हैं उसको कम कर दिया जाए, उसको रोका जाए, वो फाइनल हो और जुडिशरी उसमें इंटरफेयर नहीं करे। तो एक तरह से आप देख रहे हैं कि एक जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, और दूसरा कि जो बीबी का जो अपना जो बचाने की कोशिश है कि जिससे कि सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर जो चार्जेस है वो नहीं लगा सके, और जो अपॉइंटिंग पावर्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस के अपॉइंटिंग पावर्स हैं, तो उसको भी वो पार्लियामेंट कंट्रोल करना चाहता है वहाँ पे। तो यानी कि बीबी की जो सरकार है वो अपने हिसाब से वहाँ पे अपॉइंटमेंट करवाना चाहते हैं। तो यही कारण है कि वहाँ पे लोगों का प्रोटेस्ट है। लोगों को लग रहा है कि नेतन्याहू वहाँ पे अपनी सत्ता को हमेशा रखने के लिए यह कोशिश हो रही है, और इसके लिए वो सारे जो अभी लॉज लाए हैं पार्लियामेंट में, तो उसके माध्यम से वो वहाँ पे एक तरह से तानाशाही इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है। और इसी को लेके वहाँ पे जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है वो काफी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अमेरिका भी, अब कुछ दिन पहले जो मीटिंग हुई थी, तो नेतन्याहू और बाइडेन की मीटिंग हुई थी, तो उसमें अमेरिका ने भी नेतन्याहू को सपोर्ट करने से उस ढंग से मना कर दिया है। राजन जी, जैसा आप बता रहे हैं, तो क्या ये कहा जा सकता है कि जल्द ही ये प्रदर्शन इजरायल में सिविल वॉर की स्थिति भी बना सकते हैं? इजरायल की डेमोक्रेसी के लिए भी बड़ा खतरा हो सकता है क्या? देखिए, अभी जो रिपोर्ट्स हैं, जहां तक इवन पश्चिमी मीडिया में देखेंगे तो ये बताया सबसे बड़ा खतरा कोई है, वो वहां की सरकार यानी नेतन्याहू खुद है। क्योंकि ये वहाँ पे जो डेमोक्रेसी के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जिसमें कि सेपरेशन ऑफ पावर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और चेक्स एंड लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्रजातंत्र को बचाने के लिए। और चेक्स एंड लिमिट्स क्या होते हैं, उसमें मीडिया आपके जैसे लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और सिविल सोसाइटी काफी एक्टिव जहाँ पे होता है, तो वो चेक्स एंड बैलेंसेस के काम करते हैं। नेतन्याहू क्या कर रहे हैं कि जुडिशरी जो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है उसको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो सिविल सोसाइटी है उसको भी उन्होंने कमजोर करने की कोशिश की है। तो वहां पे एक तरह से आप देख रहे हैं कि सिविल वॉर तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन काफी पोलराइज्ड माहौल बनता जा रहा है। और इससे पहले भी प्रोटेस्ट हुए थे इजराइल में, आपने देखा तो इसी इश्यू को लेके, और अभी वो पूरा प्रोटेस्ट फिर से वहां पे बढ़ने की संभावना है। तो वैसे में जो सोसाइटी है काफी पोलराइज हो जाएगी और रूल करना वहाँ पे मुश्किल होगा। और इस ढंग की स्थिति में क्या करते हैं, इस ढंग के जो लीडर्स होते हैं सिविल सोसाइटी के लोगों को अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे, जुडिशरी में अपने लोगों को अपॉइंट करने की कोशिश करेंगे, और जो मीडिया है उसको भी वो अपने लोगों के माध्यम से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा राजन जी, ग्लोबल लेवल पर इजराइल के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? क्या ये घटनाएं पड़ोसी देशों के साथ किसी तरह के राजनीतिक संकट पैदा कर सकती है इजराइल के लिए? देखिए, आप अगर जो आतंकवाद की उत्पत्ति की बात करें तो सबसे बड़ा कारण जो है वो इजराइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट है। जो अरब से जो आतंकवाद की उत्पत्ति हुई है उसमें पैलेस्टीन का इशू है, ये सबसे प्रमुख कारण था। वो उस समय जब दूसरे जगहों पर आतंकवाद की समस्या बिल्कुल भी नहीं थी, तो वो उसमें कोई शक नहीं कि अरब के जो कंट्रीज हैं वहाँ पे और भी जो फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट हैं वो बढ़ेंगे। इजराइल पे खुद पे खतरा बढ़ने की संभावना है, क्योंकि
जो जनीन का इलाका है, नॉर्थ मतलब इजराइल के ऊपर के एरिया में छोटा सा शहर है जनीन, वहाँ पे, या फिर जो हमास के द्वारा रूल किया हुआ जो गाजा का एरिया है, वहाँ पे भी फंडामेंटलिस्ट अटैक की संभावना है। सीरिया से भी फंडामेंटलिस्ट अटैक की संभावना है, इराक से बढ़ने की संभावना है। और खासकर जो रेडिकल एलिमेंट है, जो पश्चिम एशिया के देश है, वहाँ पे रेडिकल एलिमेंट और रेडिकलाइज होने की संभावना है। और जहां तक अमेरिका की सपोर्ट की बात है, तो देखिए अमेरिका की बहुत ही दोहरी नीति रही है इसको लेके। नेतन्याहू को पता है कि किसी भी हाल में अमेरिका पूरी तरह से इजराइल को नहीं छोड़ सकता। उसका सीधा सा कारण है कि इजराइल के माध्यम से वो अरब वर्ल्ड जो है, वेस्ट एशिया जो है, मिडिल ईस्ट जिसको बोलता है अमेरिका, तो मिडिल ईस्ट को वो कंट्रोल करना चाहता है। और इजराइल उसमें एक प्रमुख पिवट है जिसके माध्यम से वो कंट्रोल करता है। और नेतन्याहू भी इस चीज को जानते हैं कि इजराइल को पूरी तरह से नहीं छोड़ सकता। और नेतन्याहू यह भी जानते हैं कि बाइडेन की सरकार भले ही कुछ बोले, लेकिन बहुत सारे जो रिपब्लिकन यानी कि दूसरी जो विरोधी पार्टी अमेरिका में, उसमें ज्यादातर लोग अभी नेतन्याहू को सपोर्ट करते हैं। तो उसका फायदा उठाते हुए और उस कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए नेतन्याहू अपने आप को एक तरह से ऑथोरिटेरियन डिक्टेटर के रूप में एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं और काफी रीजनल इम्बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और वहां पे जो रीजनल इम्बैलेंस है वो काफी खराब हो जाएगा और उससे स्थिति वहां उस वेस्ट एशिया में तो काफी खराब होने की संभावना है, इसमें कोई शक नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजन जी आपका। तो देश में विरोध प्रदर्शनों को भड़कते देख प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बयान दिया है कि देश को एक साथ रहना है, ऐसे में वो बिल पर बात करने के लिए तैयार हैं। विपक्ष पर उन्होंने आरोप लगाया कि वो बातचीत के लिए शुरू से तैयार हैं, लेकिन विपक्ष ने ऐसा नहीं होने दिया। और अब बारी भौचक की। आ गए हैं जमशेद। बेंगलोर में हमारे एक दोस्त थे जिनके पास एक पुरानी मोटरसाइकिल थी जिसके कागज वागज नहीं थे उनके पास, लेकिन वो बातचीत करने में इतने माहिर थे कि जब कभी पुलिस उन्हें चौराहे पर रोकती थी तो वो अपनी ऐसी दर्द भरी राम कहानी सुनाते थे कि पुलिस वाले उन्हें अपनी जेब से 20 रुपए देकर छोड़ देते थे। इत्तेफाक से वो भी इंजीनियर थे और आज की जो भौचक खबर है उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ है एक इंजीनियर के घर में, लेकिन इस बार पुलिस की जगह चोरों की दरियादिली देखने लायक है। मामला है दिल्ली के रोहिणी में सेक्टर 8 के एक मकान का। ये मकान एक इंजीनियर साहब का है जो गुरुग्राम में नौकरी करते हैं। हुआ ये कि 19 जुलाई को नॉर्थ रोहिणी पुलिस स्टेशन को एक सूचना मिली कि इस घर में उस वक्त चोरी हो गई जब घर में कोई था नहीं। तो चोरी के समय इंजीनियर साहब जो थे वो गुरुग्राम में थे। एक पड़ोसी ने उनको फोन करके बताया कि आपके घर में चोरी हो गई है। अब ये सुनने के बाद आपको तो यही लग रहा होगा कि इंजीनियर साहब जल्दी जल्दी अपने घर आए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इंजीनियर साहब बहुत ही आराम से, बहुत ही सुकून से, धीरे धीरे करते हुए अपने घर पहुंचे। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें पहले से ही मालूम था कि घर में कोई खास कीमती सामान है नहीं। दिल्ली नोएडा में रहने वाले बैचलर्स के घर तो देखे होंगे ना आपने, वैसा ही घर था। कुछ जरूरत का सामान था, थोड़ा बहुत, एक अलमारी थी, किचन में कुछ खाने पीने का इंतजाम था, बस। अब इंजीनियर साहब जब घर आए आराम से तो उन्होंने देखा कि दरवाजे पे लगा हुआ ताला टूटा है। अंदर गए, कमरे का मुआयना किया तो देखा कि जो सामान जहां रखा था वो वहीं रखा हुआ है। कुछ भी इधर उधर बिखरा नहीं था, बल्कि अलमारी तो खोली भी नहीं गई थी। ऐसा लगता था कि जैसे चोरों ने कमरा देखने के बाद अलमारी खोलना भी मुनासिब नहीं समझा। वो मुंशी प्रेमचंद की कहानी है ना, मंत्र, उसकी एक लाइन है कि घर में कुछ भी ना हो तब भी चोरी का डर तो रहता ही है। तो ऐसा इस कहानी में भी था। घर में कुछ नहीं था पर ताला तो लगा ही था, ताला तोड़ भी दिया गया था। अब जब इंजीनियर साहब ने घर का ठीक से मुआयना किया तो उन्होंने देखा कि चोर उस घर में ताला तोड़ने के बदले 500 रुपए का एक नोट भी छोड़ गए। शायद चोरों को लगा हो कि इतने संघर्ष की जिंदगी बिताने वाले आदमी पर टूटे हुए ताले को दोबारा बनवाने का इसका जो खर्च है उसका बोझ क्यों डाला जाए। ये है भाई साहब इंसानियत। अच्छा, ये घटना पिछले जून की एक घटना से मिलती जुलती है जब 2 लुटेरों ने एक कपल को लूटने की कोशिश की थी, लेकिन उनके पास से सिर्फ 20 रुपए मिले थे। शाहदरा के फर्श बाजार इलाके में एक सीसीटीवी कैमरे में ये घटना कैद हुई थी और ये बहुत वायरल हुई थी, जिसमें नाउम्मीद लुटेरों में से एक ने घटना स्थल से भागने से पहले कपल को 100 रुपए का एक नोट दिया था और बाद में पुलिस ने कम से कम 200 कैमरों की मदद से फुटेज खंगालने के बाद दोनों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया था। तो ये 2 मामले सुनने के बाद अब आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा जब आपसे कोई कहेगा कि भाई साहब भलाई का जमाना ही नहीं है। जमशेद कमर सिद्दीकी, आज तक रेडियो। बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद। और आज मंगलवार है तो हेलो डॉक्टर का दिन है।
आज नया एपिसोड आया है और सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि इस वक्त कंजक्टिवाइटिस काफ़ी बढ़ा हुआ है। उसको हम आम भाषा में कहते हैं आंखें आ गई। तो पहले तो 2-4 दिन के लिए ऐसा होता था, लेकिन हाल फिलहाल देखने में आया है कि 15-15 दिनों तक लोग इस बीमारी से पीड़ित रहते हैं। तो इसके लक्षणों को और इसके समाधानों को सुनने के लिए तो हेलो डॉक्टर सुनना पड़ेगा, और सुनेंगे तो बताइएगा कैसा लगा radio@aajtak.com पर। आज का शो प्रोड्यूस किया है चेतना काला ने, साउंड मिक्सिंग कर रहे हैं मेरे दोस्त कपिल देव सिंह। मेरा नाम है नितिन ठाकुर। बहुत बहुत ख्याल रखिए अपना और आज तक रेडियो सुनते रहिए।